ऑलराइट, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। इनफैक्ट टॉपिक हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, थोड़ा उसको कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे लेके जाना है। लास्ट क्लास हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज ब्रेक इवन एनालिसिस। एंड वी वर डिस्कसिंग कि ब्रेक इवन का मकसद है अ पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो उसके लिए हमने बात की थी जहां किसी भी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूशन लेवल होगा फिक्स्ड कॉस्ट से, तो ये बन जाएगा ब्रेक इवन। और इसका फॉर्मूला हमने कैसे बनाया था? अगर हम ब्रेक इवन वॉल्यूम यानी यूनिट्स में कैलकुलेट करें तो दिस शुड बी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इससे हमें पता चल जाएगा ब्रेक इवन वॉल्यूम, द नंबर ऑफ यूनिट्स जिस पे हमें ना तो कोई प्रॉफिट बचेगा ना ही कोई लॉस होगा एटलीस्ट। तो कंट्रीब्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज बजटेड वॉल्यूम, जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स हम बेचेंगे मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और ये अगर फिक्स्ड कॉस्ट के लेवल बैठता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस फॉर्मूला को हमने रीअरेंज किया और वॉल्यूम को हमने कैलकुलेट किया। ऑल्टरनेटिवली अगर हम ब्रेक इवन को रेवेन्यू में कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या करते हैं, हम ब्रेक इवन वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हैं सेलिंग प्राइस से, और ऑल्टरनेटिवली हमने कैलकुलेट किया था कि फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जाए कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से, सीएस रेशियो से। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं बाय सीएस रेशियो, we'll still be getting the same answer, that is break even revenue, या जिसको हम कहते हैं इन रुपीस। तो पहला लेवल हमें बताएगा ब्रेक इवन वॉल्यूम, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू achieve break even, and the second part is break even revenue. It is the amount of revenue that must be achieved to secure a point where there will be no profit or loss. अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कंबाइन करके दी गई है तो उनको हम सेपरेट किस तरीके से करेंगे? पहली बात तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि कोई कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स्ड है। कि कोई कॉस्ट फिक्स्ड है, वेरिएबल है
या मिक्स्ड है। से फॉर इंस्टेंस हमने अगले मंथ के लिए एक बजट बनाया है और हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, नेक्स्ट मंथ में या तो हम 30,000 यूनिट्स बनाएंगे और बेचेंगे, या तो हम 38,000 यूनिट्स बनाएंगे और बेचेंगे। और हमने कॉस्ट एक्सपेक्ट की हैं कि आइंदा आने वाले महीने में हमारी जो बजटेड मटेरियल कॉस्ट है वो या तो 1,80,000 हो सकती है, या तो 1,368,000 हो सकती है। अब अगर मैं ये देखना चाहूं कि ये कॉस्ट अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉस्ट प्योरली फिक्स्ड है या वेरिएबल है? इसी तरीके से अगर लेबर कॉस्ट है and that is 570,000 at budgeted level of 30,000 units, and 722,000 at budgeted level of 38,000. तीसरा, फैक्ट्री ओवरहेड्स है, जो कि 19 लाख है, 101,900,000 है एट लेवल ऑफ 30,000 यूनिट्स, and 20,000 है at level of 38,000. नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स है, वो 350,000 है एट लेवल ऑफ 30,000 यूनिट्स, and 350,000 है at the level of 38,000.
अच्छा, पहले हमें देखना है कि कौन कौन सी कॉस्ट प्योरली वेरिएबल है और कौन कौन सी कॉस्ट प्योरली फिक्स्ड है या कौन कौन सी मिक्स्ड है। आइडेंटिफाई करने के लिए आपने सबसे पहले देखना है कि क्या ये कॉस्ट पर यूनिट में सेम है। ठीक है, पहले हमने देखना है कि क्या ये पर यूनिट में सेम है। अगर हम देखते हैं कि हाँ, तो इसका मकसद ये कॉस्ट प्योरली वेरिएबल है। दूसरा हमने सवाल किया कि क्या ये टोटल में सेम है। अगर आपका आंसर है ये यस, तो इसका मकसद वो कॉस्ट प्योरली फिक्स्ड है। अगर हमें पता चलता है कि दोनों का आंसर नो है, तो इसका मकसद वो मिक्स्ड है। मिक्स्ड मतलब कि इसमें दोनों एलिमेंट शामिल है। फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। मसलन हम मटेरियल कॉस्ट को देख लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट is expected to be 1,80,000 अगर हमारी कंपनी 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे। कैन यू कैलकुलेट हाउ मच वुड बी द कॉस्ट पर यूनिट। अगर 30,000 यूनिट्स बनाने पे 10,80,000 रुपए का खर्चा आता है, तो पर यूनिट कितना होगा। 7 36। ओके, ये हमने एक वेरीफाई किया कि अगर हम 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं एंड द कॉस्ट एक्सपेक्टेड इज 1,80,000, दिस इज 36 रुपीज पर यूनिट। दूसरा, अगर हम 38,000 यूनिट्स बनाते हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ कॉस्ट ऑफ 13,68,000 रुपीज, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी है ऑन द सेकंड लेवल। Okay, so Saad has confirmed and Muskan has confirmed that this is 36 rupees per unit on both levels. अगर both levels पे same है, तो इसको हम क्या रेफर करेंगे। This is purely variable cost. So this cost will keep on increasing with each extra unit produced. Let's perform the same for labor cost. If we are expecting labor cost of 570,000 rupees at the level of 30,000 units, how much is expected cost per unit? 19. Okay. Perform the same for level 2. 722,000 for 38,000 units. Fair. So you are referring it's same. In fact, confirming it's same. That is 19 rupees per unit. तो जो लेबर कॉस्ट है एंड मटेरियल कॉस्ट है, वो प्योरली वेरिएबल है। So this will keep on increasing or decreasing with each extra unit
produced or not produced. Let's confirm this for factory overheads. हमारी factory overhead की cost है 1,900,000. अगर हम 30,000 units बनाते हैं तो how much is this per unit? It's 63.33. Okay. Repeat. For 38,000 units, it's 2,020,000 cost for 38,000 units. And the cost per unit is? $53.15. Now we can observe कि ये cost जो factory overheads की है ये 19 लाख की है on 30,000 units and 20 लाख 20,000 की है on 38,000 units. ना तो ये total में same है और ना ये per unit में same है. तो अगर कोई खर्चा ना total में same हो ना per unit में same हो तो उसको हम नाम देंगे mixed का. And admin and selling का क्या सीन है? Admin and selling overhead क्योंकि 350 है for 30,000 units and 350 है for 38,000 units. So this is unchanged. This is same in total. अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है एंड फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल कितनी है? इसके लिए हम टेक्निक फॉलो करते हैं. इसको हम कहते हैं हाई लो मेथड. ठीक है रीटा, आप देख सकते हैं एडमिन कॉस्ट हमारी 30,000 यूनिट्स पे टोटल कितनी है? 3,50,000. एंड 38,000 यूनिट्स पे टोटल में कितनी है? 3,50,000. कि हमारा लेवल अगर चेंज हो भी रहा है, अगर हम 30,000 यूनिट्स बना रहे हैं तो भी खर्चा 3.5 लाख आ रहा है. अगर हम 38,000 यूनिट्स बना रहे हैं तो भी खर्चा सेम आ रहा है. इसका मकसद ये कॉस्ट वॉल्यूम से अफेक्ट नहीं हो रही है. वॉल्यूम अगर 30 है तो भी सेम है, 38 है तो भी सेम है, लिहाजा ये कॉस्ट हो गई फिक्स्ड. अब हमें इन चार कॉस्ट में से ये पता है कि जो पहली दो कॉस्ट हैं वो तो प्योरली वेरिएबल हैं और जो आखिरी कॉस्ट है एडमिन एंड सेलिंग वो प्योरली फिक्स्ड है. वी आर एक्चुअली नॉट श्योर अबाउट फैक्ट्री ओवरहेड्स जिसकी पर यूनिट भी सेम नहीं, टोटल में भी सेम नहीं, तो ये मिक्स्ड है. मिक्स्ड को अलग अलग करने का तरीका होता है हाई लो मेथड. अच्छा, अब हाई लो मेथड काम क्या करता है? लाइक हमें वॉल्यूम गिवन है 30,000 यूनिट्स का. इसमें हम कह सकते हैं दो कॉस्ट हैं. इसमें एक कॉस्ट है फिक्स्ड और एक कॉस्ट है वेरिएबल. सो दिस इंक्लूड्स variable cost of
30,000 units and fixed cost for the month. पता नहीं कितनी फिक्स्ड है, लेकिन जो भी है फिक्स्ड है। दूसरा हमारे पास लेवल है 38,000 यूनिट्स का। इस 38,000 यूनिट्स में वेरिएबल कॉस्ट कितने यूनिट्स की होगी? मैं इसको बाइफरकेट करता हूं कि इसमें वेरिएबल कॉस्ट होगी 30,000 यूनिट्स की, प्लस इसमें वेरिएबल कॉस्ट होगी 8,000 यूनिट्स की। इन टोटल इस 38,000 यूनिट्स में 38,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट होगी, लेकिन मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं कि इस 38,000 में 30,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट भी है एंड 8,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट भी है। और दिस इंक्लूड्स फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द मंथ। हम इसमें से कॉमन निकालें तो 30,000 यूनिट्स की कॉस्ट दोनों में कॉमन है और फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल दोनों में कॉमन है। बाकी एक्स्ट्रा चीज क्या है? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 8,000 यूनिट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 19 लाख की कॉस्ट है, जो 19 लाख की कॉस्ट है उसमें 30,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है और उस महीने की फिक्स्ड कॉस्ट भी शामिल है। और दूसरी हमारी कॉस्ट है 2,20,000। वैसे इस 19 लाख और 20 लाख 20,000 में फर्क नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस की वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, दैट इज एक्स्ट्रा 8,000 यूनिट्स। तो हाइलो मेथड बेसिकली क्या करता है, किसी भी लेवल में से या किसी भी डेटा में से, दो डेटा में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि डेटा में गिवन जो भी हाईएस्ट कॉस्ट होगी उसमें से हम माइनस करेंगे लोएस्ट कॉस्ट। हाईएस्ट कॉस्ट में से लोएस्ट कॉस्ट माइनस करेंगे और डिवीजन में हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी में से माइनस करेंगे लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो हमारी आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। लाइक हमारे गिवन डेटा में हाईएस्ट कॉस्ट कितनी है? इट्स 2,20,000 माइनस
लोएस्ट कॉस्ट कितनी है? 1,900,000। इन दोनों कॉस्ट में डिफरेंस कितना है? हमारी एक कॉस्ट है 20,20,000 और दूसरी कॉस्ट है 19 लाख। इन दोनों में डिफरेंस है 1,20,000 का। ठीक है सर। वैसे इन दोनों कॉस्ट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी चाहे आप कितने भी यूनिट्स बनाए। हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना गिवन है? 38,000 यूनिट्स माइनस लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना है? 30,000 यूनिट्स। तो कॉस्ट में डिफरेंस 1,20,000 का और वॉल्यूम में डिफरेंस 8,000 यूनिट्स का। तो कॉस्ट पर यूनिट इज 15 रुपीज। फेयर। वेरिएबल कॉस्ट per unit is 15 rupees per unit। अब इसी डेटा में से हम कोई भी एक डेटा यूज कर सकते हैं, चाहे आप हाईएस्ट यूज करें या लोएस्ट यूज करें, एंड वी कैन कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होगा? बेसिकली फॉर्मूला है कि हमारी जितनी भी टोटल कॉस्ट होती है दैट इज मिक्सचर ऑफ टू। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। इसमें से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट निकालना चाहें तो फॉर्मूला को रीअरेंज करना पड़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट विल बी टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आप कोई सी भी ले लें, लाइक हम दोनों में से कोई एक लेवल उठा लेते हैं। हम ले लेते हैं हायर लेवल। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन टोटल कॉस्ट है 2,20,000। 2,20,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने कितनी कैलकुलेट की है? और 2,20,000 पे लेवल ऑफ एक्टिविटी कितनी है? 38,000। अगर कॉस्ट पर यूनिट 15 है तो 38,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? Is that the difference, Muskan? Yeah, is that just variable cost?
ऑलराइट, तो फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट हमारी है 20,20,000, जिसमें से वेरिएबल कॉस्ट है 570,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट है 1,450,000। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं आता? से फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन में फर्दर एक्सप्लेन किया जाता है that company has normal level of $30,000 units. For absorption purposes. अगर कंपनी का नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी 30,000 यूनिट्स है, तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। और लेट्स से हमें क्वेश्चन कहता है कि द कंपनी अर्न्स 30% margin on selling price and requires us to calculate break-even point in volume and rupees. Let's calculate the standard cost per unit. How do we calculate standard cost per unit? Is direct material, direct labor, and fixed overheads. तो हमारे पास एक आ गया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट हमने कितनी कैलकुलेट की थी ऊपर? 36। Cost of direct labor was 19. Then variable production overhead. We just calculated using high-low. It is 15 rupees per unit. और रखेंगे फिक्स्ड overhead absorbed.
एब्जॉर्प्शन का तरीका हमने शुरू से पढ़ा हुआ है. What is budgeted fixed production overhead divided by budgeted level of activity. तो हमारे budgeted fixed production overheads कितने हैं? We have just calculated using HILO 14,50,000. Divided by budgeted level of activity. We have just said the company has normal level of activity at 30,000 units. So budgeted fixed production overhead divided by normal level of activity is 30,000 units. It's 14,50,000 divided by 30,000 units is 48.33. ये आ गया हमारी कॉस्ट 48.33. How much would be standard cost per unit? In total, $118.33. Fair. अच्छा, अब इसमें से हम सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं? मैंने कहा है कि कंपनी अर्न्स 30% मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस. ये मैं इनिशियल क्लासेस में डिस्कस किया था, द डिफरेंस बिटवीन मार्कअप एंड मार्जिन. मार्कअप हम अप्लाई करते हैं कॉस्ट पे एंड मार्जिन हम अप्लाई करते हैं सेलिंग प्राइस पे. लेकिन अगर हमें कॉस्ट के साथ मार्जिन दिया जाए या सेलिंग प्राइस के साथ मार्कअप दिया जाए तो दिस क्रिएट ट्रबल. अब हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? किसी को याद है? वी डू रिमेम्बर दिस कि मार्जिन क्योंकि सेलिंग प्राइस पे अप्लाई होता है. Not directly, Saad. You cannot divide margin by cost. Margin क्योंकि सेलिंग प्राइस पे अप्लाई होता है. तो if you could remember, हमने पढ़ा था कि मार्जिन हमेशा छोटा होगा और मार्कअप की परसेंटेज हमेशा बड़ी होगी. If you could remember the छोटा जिन and बड़ा कप. तो मार्जिन कितना है? इस 30%. 30 divided by 100. क्योंकि हमें एक ग्रेटर परसेंटेज की तरफ जाना है तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो हम बड़ी परसेंटेज की तरफ चले जाएंगे. यस, बड़ा कप छोटा जिन. मैंने ऐसे आपको याद कराया था, बड़ा कप छोटा जिन. How much would this be? 30 divided by 70.
Okay, 0.429, or we can say 42.9 percentage. Yeah, 42.8 percentage, fair. And this would be as a percentage of cost. Since our cost is 118.33, इस पे हम लगाएंगे 42.85 परसेंटेज, या फुल फिगर्स जो आपके पास है उससे से मल्टीप्लाई कर दें तो यू आर गेटिंग आंसर ऑफ 50.71. ठीक है. $50.71. और हम सेलिंग प्राइस कैसे सेट करते हैं? इट इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. So if you've got cost of 118.33 plus profit of 50.71, how much would be selling price? It's 169.04. ठीक हो गया. Now we have got the data, we have got the fixed cost, we have got the selling price, we have got the variable cost. How much would be contribution per unit? Since the selling prices, $169.04. What do we do to calculate the contribution? It's selling price minus variable cost only. These are the variable elements. How much is how much is that supposed to be? 70. In fact, 80. Variable cost कितनी बन रही है साथ? Fair. So the contribution per unit is 99.04. अगर हम उसको as a percentage of selling price calculate करें, so how much is contribution to sales ratio? Contribution as percentage of selling price. %58.6%.
Fair. Now we are supposed to calculate the break-even point. Break-even volume. Fixed cost कितनी है? एक हमने फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट की थी, दैट वाज 14,50,000 प्लस एडमिन एंड सेलिंग में फिक्स्ड कॉस्ट इज 350,000. This is a fixed cost divided by contribution margin per unit. Contribution we have calculated 29.04. How many number of units must sell to achieve a point where there is no profit, no loss? It's 18,175. Okay, round it up. 18,000. $175 units. So if the company is able to sell 18,175 units of this product, will be the point whether it be no profit or no loss. Next, अगर हम इसी में से ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना चाहें, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है that we already have that break even volume. हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं बाय सेलिंग प्राइस. Selling price is how much? 169.04. ऐसे हमारा ब्रेक इवन रेवेन्यू कितना आ रहा है? $3,072,000. 302. ओके. जबकि दूसरा तरीका हमने क्या पढ़ा था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो. फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1,450,000 प्लस 350,000 divided by CS ratio is 58.6%. ऐसे हमारा आंसर कितना आ रहा है? साथ अगर आप राउंड डेसिमल प्लेसेस को हटा दे तो it's 14,50,000 plus 350,000, 18 lakh divided by 3,71,000.
672. ठीक है, क्लोज इनफ. एंड दिस इज राउंड ऑफ डिफरेंस. ऑब्वियसली ये हमारे पास दो तरीके हैं कि हम ब्रेक इवन रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज डिस्कस. इसके अलावा ब्रेक इवन में हम कैलकुलेट करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी. What margin of safety actually is, हमने डिस्कस किया था कि हम ब्रेक इवन को कैलकुलेट करते हैं लॉन्चिंग फेज में या बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन. हमें ये देखना है कि हमारा प्रोजेक्ट कितना रिस्की है. In order to evaluate the risk, or simply the chances of losses, हम कैलकुलेट करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि हम कितने परसेंट से सेफ हैं, कितने मार्जिन से हम सेफ हैं. लास्ट क्लास में एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे ट्यूशंस की, कि अगर हम ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करते हैं तो हमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए कि हम अपना खर्चा निकाल लें. लेट्स अज्यूम हमारा आंसर था that we need at least 50 students every month to break even. अगर हमारे पास 50 से कम स्टूडेंट्स होते हैं तो we'll be at loss. हम देखते हैं कि हमारे मोहल्ले में लोग कितने रहते हैं, बच्चे कितने पढ़ते हैं और हमारा उस मार्केट का साइज कितना है या मार्केट का शेयर कितना है. तो हमारे अंदाजे के मुताबिक यानी हम एक बजट बनाते हैं कि इस एरिया में ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करने से हमारे पास तकरीबन कितने बच्चे की इनरोलमेंट हो सकती है. अज्यूम हमें हमारी कैलकुलेशन कहती है कि तकरीबन 55 बच्चा हमारे पास एडमिशन लेगा. 55 स्टूडेंट्स हमारे पास एडमिशन ले सकते हैं. बट ऑब्वियसली दिस इज बजट, दिस इज नॉट एक्चुअल. और डिसीजन मेकिंग में उसूल ये चलता है कि आप प्रूडेंट रहें, कॉशियस रहें, नेगेटिव रहें. यू मस्ट हैव ब्लैक हैट. तो आपने हम जिस तरह कहते हैं ना, कीड़े निकालने हैं, प्रॉब्लम्स निकालनी है कि क्या मसला क्या हो सकता है, खराब क्या हो सकता है, गलत क्या हो सकता है, नुकसान की कहां गुंजाइश है. एंड दिस इज द बेस्ट वे टू डिसाइड. दिस इज द बेस्ट वे टू डिसाइड. अगर आप डिसीजन लेने के टाइम पे पॉजिटिव रहेंगे तो बेसिकली वो आपके डिसीजन के रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे. सो हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना है, हमें उसमें से मसले निकालने हैं व्हाइल वी आर डिसाइडिंग, सो दैट हमारे जहन में वो तमाम नेगेटिविटीज पहले से ही मौजूद हो, वो तमाम तर खामियां पहले से ही कम्युनिकेटेड हो, वो तमाम तर नुक्स, वो तमाम तर प्रॉब्लम्स हमारे नजदीक पहले से ही मौजूद हो कि इन केस अगर वो प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है
तो हमें प्रॉब्लम नहीं लगे, बिकॉज उसको कंसिडर करने के बाद ही हमने डिसीजन लिया था। तो हम ये देखेंगे कि हम कितने परसेंटेज से सेफ हैं। मिसाल, आप कहते हैं कि हमारे पास 55 बच्चे आएंगे, मैं कहता हूं 55 बच्चे ना हुए तो आपने ऊपर की तरफ नहीं जाना। हाँ सर 60 भी हो सकते हैं, हाँ सर 58 भी हो सकते हैं, हाँ सर 70 भी हो सकते हैं, ऊपर की नहीं तरफ जाना है। सिंस वी आर मेकिंग अ डिसीजन, वी आर एट डिसीजन स्टेज, वी हैव टू बी नेगेटिव। ठीक है, हमने ये सोचना है कि 55 से कम हो गए तो क्या होगा। आप कहते हैं सर अगर ठीक है 54 भी हो गए ना चलेगा, अगर एक बच्चा एडमिशन नहीं लेता चलेगा, दो बच्चे एडमिशन नहीं लेते चलेगा, तीन बच्चे एडमिशन नहीं लेते चलेगा, पांच बच्चे एडमिशन नहीं लेते चल सकता है, लेकिन अगर छह बच्चे हमारे बजट से कम होते हैं तो हम नुकसान में चले जाएंगे। So what is margin of safety? It's what percentage of deviation can be tolerated। ठीक है, दिस इज अ सेंसिटिविटी मार्जिन, हमारा मदाए बर्दाश्त है। तो इस लेवल की मजाक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज्यादा मजाक बर्दाश्त नहीं है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? द वे ऑफ कैलकुलेटिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी, is budgeted sales minus break even sales divided by budgeted sales into 100। लाइक अगर हम कहते हैं कि we are hopeful of getting 55 students minus ब्रेक इवन है 50 स्टूडेंट्स का, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 5 बच्चे। अगर हमारे एक्चुअल एडमिशंस हमारे बजटेड एडमिशन से 5 स्टूडेंट्स कम होते हैं, तो दिस इज द मैक्सिमम वी कैन टॉलरेट एंड दिस इज द मैक्सिमम वी कैन अफोर्ड, डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स 55। So in percentage terms, it's 9.1% as stated by Saad। दैट मीन्स कि अगर हमारे बजटेड नंबर और एक्चुअल नंबर में 9.1% की डेविएशन आ गई, so this is the maximum we can afford to lose। अगर आप समझते हैं कि हमारे अंदाजे में करीबन 15 से 20% की डेविएशन रहती है, so there are strong chances that we lose। लेकिन ये बहुत रिस्की प्रोजेक्ट होगा, जिसका सेंसिटिविटी मार्जिन कम होगा
उतना ही प्रोजेक्ट रिस्कियर होगा। से we are hopeful of getting 65 students. In that case, हमारा MOS कितना होगा? करेक्ट साहब। जितना हमारा सेंसिटिविटी मार्जिन ऊपर होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा, हम उतने कम रिस्क पे होंगे, बिकॉज हम ज्यादा डेविएशन बर्दाश्त करने की कंडीशन में होंगे। अगर हमारे बजटेड स्टूडेंट्स हैं 65 और आपका ब्रेक इवन कहां पे है 50, that means you can afford deviation of 15 students. Divided by budgeted number of units, budgeted number of students. $65 into 100. यहाँ पे हमारा 23.1% का सेंसिटिविटी है। Are you sure it's 23%? Okay, it's 15. Correct. Correct. ठीक है। 23.1%. इसका मकसद कि अगर हमारे पास एक्चुअल एडमिशंस हमारे बजट से 23.1% कम होते हैं, तो भी हमें कोई लॉस नहीं होगा। Without loss. लेकिन if you believe the deviation can be greater than this, there are possibilities that we might get even more deviation than this, 25%, 30% deviation, then obviously you are still at risk. लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमने जो 65 स्टूडेंट्स का बजट रखा है वो भी हवाई फायरिंग नहीं है, वो ऑब्वियसली हमने कुछ पैरामीटर्स रखे हैं, कुछ अंदाजे रखे हैं जिसके बेसिस पे हमने ये कैलकुलेशन की है, तो दैट मेक सेंस। ठीक है, नो कंफ्यूजन्स। ओके, मैंने थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बनाया है और मैंने आपको बता दिया है कि कीरिंग कंपनी है जिसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है प्रोडक्ट एक्स का, एंड कंपनी हैज बजटेड दैट दे कैन सेल 90,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स। और अगर उस प्रोडक्ट का CS रेशियो 25% है, आपने मुझे बताना है कि इस प्रोडक्ट की बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। ठीक है, दिमाग चलाओ और वर्कआउट करो, रिवर्स वर्किंग करें, मुझे बताएं कि इस प्रोडक्ट की बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। लेट मी ऐड सेलिंग प्राइस भी मुझे देनी पड़ेगी इसमें।
How do we calculate margin of safety? Is budgeted sales minus break-even sales divided by again budgeted sales. This is margin of safety in percentage. Okay, इस क्वेश्चन में मैंने आपको budgeted sales बताई है. These are 90,000 minus break even sale हमें नहीं पता, divided by budgeted sales again, and margin of safety is 40%. इस हिसाब से हमारी ब्रेक इवन सेल्स कितनी होंगी? Yes, break even sales कितनी होंगी? What would be value of X? $54,000 units. Okay. ये आ गया हमारा ब्रेक इवन वॉल्यूम. अगर इसी को हम कन्वर्ट करना चाहें इनटू ब्रेक इवन रेवेन्यू, then we simply have to multiply break even volume by its selling price, which is 200 rupees. So break even volume into selling price. This would be break even revenue. How much is that? $10,800,000. Fair. ब्रेक इवन रेवेन्यू हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली? That is fixed cost divided by CS ratio. So break even revenue, you have just calculated as 10,800,000. हम ये कहते हैं कि CS रेशियो उस तरफ डिवाइडेड है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. मुस्कान, पहले तो हमने इसको क्रॉस किया, तो दिस वुड बी 90,000 into 40%. एंड देन इस तरफ के 90,000 जो कि यहाँ पे प्लस में है और x माइनस में है,
तो हम इसको इक्वल के इस पार लेके आ जाएंगे। तो दिस वुड इफेक्टिवली बी 90,000 minus 40% of 90,000. Got it? कैलकुलेट करके देखें। 90,000 का 40% would be 36,000 और 90,000 में से 36,000 माइनस करेंगे, so we'll be getting the break even sales of 54,000 units. फिर देर हम इसको मल्टीप्लाई किया हमारी सेलिंग प्राइस से, since break even revenue is calculated by multiplying break even volume with selling price. अच्छा, अब CS रेशो उस तरफ की डिवीजन में है, अगर हम इस तरफ लेके आए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्वेश्चन में हमारा CS रेशो कितना है 25%। यानी हम कितना कंट्रीब्यूशन कमाए कि हमें ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। और कंट्रीब्यूशन जब फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है तभी हमें ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों बराबर है जब भी तो ये ब्रेक इवन है। ये हो गया हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है किसी को? ओके अभी आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। ये आप ट्राई करके दें। Okay, so हमें गिवन ये है कि मटेरियल कॉस्ट इज 16,38,400 ऑन 64,000 यूनिट्स। तो ये पर यूनिट आ रही है 25.6 और 20,48,000 फॉर 80,000 यूनिट्स इज सेम। तो इसको हमने टाइटल दिया दिस इज प्योरली वेरिएबल। ठीक है, ये होगी प्योरली वेरिएबल। लेबर को हम चेक करते हैं। इस 28.4 एंड 35.65 ना तो ये पर यूनिट में सेम है ना टोटल में सेम है, तो ये दिस इज मिक्स्ड एंड दिस इज सेम इन टोटल क्लियरली, तो दिस इज प्योरली फिक्स्ड। अच्छा, अब हम मटेरियल कॉस्ट रखते हैं। पर यूनिट कितनी है 25.6, इसमें फिक्स्ड एलिमेंट नहीं है, फैक्ट्री वेरिएबल नहीं है, ये प्योरली फिक्स्ड है 21 लाख। लेबर के ऊपर हम लगाएंगे हाइलो मेथड बिकॉज मिक्स्ड है, तो हाइलो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोएस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय highest level of activity minus lowest level of activity. It's 14.4. फिक्स्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों में से कोई सा भी लेवल ले लेते हैं। लेट्स से हम हायर लेवल लेते हैं माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू वॉल्यूम। तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितनी आ रही है
40 एंड फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही है 3 million. अच्छा, अब हम कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन. उसके लिए वी कैन कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन. सेलिंग प्राइस कितनी है क्वेश्चन में गिवन? इट्स 75 minus variable cost we have just calculated as 40. So there's contribution of 35. अगर हम CS रेशियो कैलकुलेट करें तो ये कंट्रीब्यूशन इज 35 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइसेस 50. तो परसेंटेज में इट इज 46.67%. Requirement is break even volume, that is we calculate by dividing the fixed cost by contribution. It's approximately 85,714. Muskan, your answer was 87,525. Am I missing something? ठीक हो गया. ओके, सो एक आ गया हमारे पास ब्रेक इवन वॉल्यूम. अब इसको ब्रेक इवन रेवेन्यू में कन्वर्ट करने का एक तरीका तो ये है कि इसी को आप मल्टीप्लाई कर दें अपनी सेलिंग प्राइस से. दैट वाज 75 and we'll get the break even revenue, that is 6,428,000. या ऑल्टरनेटिवली हमने फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे CS रेशियो से और हमारा ब्रेक इवन रेवेन्यू आएगा 64,28,571. इसकी कोई असाइनमेंट सेंड करूंगा फ्रॉम दिस टॉपिक ब्रेक इवन एनालिसिस एंड बाकी मैं डिटेल्स आपको ग्रुप पे शेयर करूंगा.